गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा बेटा मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेसिस पे सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं फटाफट से आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, दोनों का, चाहे उर्दू कोर हो चाहे उर्दू इलेक्टिव हो। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारे चैप्टर का नाम है गालिब जदीद शोराओं की एक मजलिस में। ठीक है, तो अब गालिब साहब जदीद शोराओं की मजलिस में कैसे बैठते हैं और वहाँ उनके साथ क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ये एक पूरा ख्याल है ना। गालिब के बाद गालिब जो थे वो क्लासिक थे, है ना, क्लासिकी दौर था उनका। और उसके बाद जो है जदीदियत का दौर आया था। ठीक है, जिसमें गज़ल को पूरी तरह से ना उलट पुलट के रख दिया गया था। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। ये आपका तंज़ो मज़ा है, तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहने वाला है कि पहले हम लोग पढ़ेंगे तंज़ो मज़ा के बारे में। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, यानी कन्हैया लाल कपूर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तंज़ो मज़ा। तंज़ो मज़ा अदब में बाकायदा कोई सिन्फ नहीं है, बल्कि बयान का एक उस्लूब का नाम है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि तंज़ो मज़ा जिसे हम कह रहे हैं, असल में अदब में ये कोई इस नाम की कोई सिन्फ नहीं है। जैसे दास्तान है, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है ना, इंशाइया है, गज़ल है, मज़मून है, बहुत सारी चीज़ें हैं अदब में। तो कहते हैं कि तंज़ो मज़ा नाम का कोई पर्टिकुलर एक सिन्फ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक लिखने का तरीक़ा है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को तंज़ करेंगे और उसमें तंज़ करके मज़ा को पैदा करा जाएगा। ठीक है, और इसका असली मतलब सिर्फ तंज़ करना या मज़ा को पैदा करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि वो आपको कोई सीख देना चाहते हैं। ठीक है, कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। राइट, तो अब देखिए, यहाँ कहते हैं कि तंज़ो मज़ा जो है अदब में कोई बाकायदा सिन्फ नहीं है, बल्कि ये उस्लूब को लिखने, मतलब लिखने का एक तरीक़ा है, बयान का एक उस्लूब है। ठीक है, उर्दू में तंज़ो मज़ा का अमूमन इजहार का ही एक उस्लूब समझा जाता है। यानी कि हमें क्या है कि हम कोई चीज़ को कैसे इजहार कर रहे हैं, इजहार ख्याल क्या कर रहे हैं, उसको लिखने का स्टाइल है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। तंज़ो मज़ा दोनों की अलग अलग पहचान, यानी तंज़ अलग चीज़ है और मज़ा अलग चीज़ है। ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ो मज़ा को एक मुरक्कब के तौर पर पेश किया है, इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है हो कि भाई मैम आपने तो कहा तंज़ और मज़ा एक ही चीज़ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इंशाइया है कोई। ठीक है, तो इंशाइया में कुछ इंशाइया ऐसे होते हैं जिसमें हम तंज़ करते हैं। ठीक है, और तंज़ करके सबक दे देते हैं। जैसे आप जिगर का जनाजा ले लीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ इंशाइया ऐसे होते हैं जिसमें हम मज़ा पैदा करते हैं, हम तंज़ नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम तंज़ करके ही मज़ा पैदा करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तंज़ और मज़ा, देखिए वाव बीच में आ रहे हैं, यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन बेशतर लिखने वालों ने क्या किया है कि इन दोनों को एक ही साथ बरता है, यानी पहले किसी चीज़ पे तंज़ किया है और उसी से ही मज़ा को पैदा किया गया है। ठीक है, लिखते हैं उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा की रवायत बहुत पुरानी है। ज़फ़र जेटली को उर्दू तंज़ो मज़ा का पहला नुमाइंदा कहा जाता है। ठीक है, ये शायर थे और ये बागी शायर थे। इनको फिर इसी तरह से बोलने की वजह से मार दिया गया था। ठीक है, कत्ल कर दिया गया था इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि वो 17वीं सदी के एक बागी शायर थे। उनके मिजाज में फक्कड़पन नुमाया था। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, कई बार फक्कड़पन इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो अपनी शायरी में गाली तक पर उतर आते थे, है ना। यानी अपने हम कह सकते हैं एक ऐसे लफ्ज़, गाली का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो गंदी गंदी गालियाँ ही हों। गाली का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो किसी को बुरी लग जाए। राइट, तो वही कहते हैं कि वो फक्कड़पन में गाली तक उतर जाते थे। और इसी वजह से उस दौर के जो बादशाह थे, जब वो तख्त नशीन हुए तो उस पर उन्होंने सिक्का लिखा था। खैर ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बहरहाल सिक्का लिखा था, वो मतलब गलत लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किए थे। इसी वजह से गुस्से में आके उस दौर के बादशाह ने उन्हें कत्ल कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखते हैं 18वीं सदी में मीर और सौदा के यहाँ भी हजविया अंदाज मिलता है। ठीक है, हजविया अंदाज क्या है, अब मीर और सौदा दोनों को आप जानते होंगे, उम्मीद करती हूँ 12th क्लास में है अब आप लोग। अगर नहीं जानते फिर भी मैं बता देती हूँ। मीर जो है बहुत बड़े गज़ल के शायर हैं, जबकि सौदा ने गज़लें कही हैं लेकिन वो कसीदे के बड़े शायर हैं। ठीक है,
اور ہجویہ قصیدہ یا ہجویہ غزل لکھی جاتی تھی جس میں کسی چیز کی برائی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو برائی کا مطلب یہی ہوتا ہے طنز کرنا کسی چیز پہ، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے یہ لوگ ہو گئے، اس کے بعد کہتے ہیں طنز و مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں اور اس کے بعد 19ویں صدی میں غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صنف شاعری میں ہو یا آپ کے کسی مطلب نثر میں ہو، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اب قصیدہ ہے یا غزل ہے تو یہ تو شاعری ہے، ٹھیک ہے، وہیں انشائیہ ہے یا مضمون ہے تو وہ تو آپ کے نثر نگاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنچ کے ذریعے ملی۔ سیاسی اور معاشرتی طنز کو حلقہ اودھ پنچ نے غیر معمولی ترقی دی۔ شاعری میں طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ نثر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ شرشار کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں کچھ لوگ ملتے ہیں جیسے میر، سودا، ان سب کے نام آ گئے، ظفر صاحب، ٹھیک، لیکن اس کے بعد جو آپ کے نام جو بہت زیادہ اسے فوقیت ملی وہ ملی اودھ اخبار سے، ہے نا۔ اودھ پنچ جو ایک اخبار تھا جو لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا، اس کے ایڈیٹر تو کون تھے، اس کے مدیر تھے منشی سجاد حسین صاحب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اور اس دور کے ایک بڑے شاعر تھے جن کا کیا نام تھا، اکبر الہ آبادی، انہوں نے مل کے اس میں طنز و مزاح کرا، ٹھیک ہے۔ اکبر شاعری لکھتے تھے اور یہ اپنا نثر میں لکھتے تھے۔ اچھا، اکبر نے جو طنز کرنا شروع کرا وہ آپ کے سر سید صاحب پہ کرنا شروع کرا، ٹھیک ہے، کیونکہ سر سید چاہتے تھے کہ بھائی مسلمان یا جو بھی قوم ہے، ہمارے ہندوستانی جو بچے ہیں وہ پڑھیں، انگلش کے قریب آئیں، ٹھیک ہے، تبھی تو وہ انگریزوں سے مقابلہ کر پائیں گے، ادروائز وہ کیسے مقابلہ کر پائیں گے، کیونکہ انہیں تو انگریزی آتی نہیں ہے، انہیں تو انگریزوں کا لٹریچر پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس پہ ہی لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی کہ اگر ہم انگریز پڑھیں گے، مطلب انگریزی لینگویج کو پڑھیں گے تو ہمارے بچے انگریز ہو جائیں گے، ہے نا، یعنی وہ اپنا ہندوستانی کلچر اور جو یہاں کے ریچولس ہیں وہ سب بھول جائیں گے اور وہ کیا بن جائیں گے، انگریز بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر الہ آبادی صاحب جو تھے وہ سر سید کی بہت مخالفت کرتے تھے، ہر وقت ان سے لڑتے رہتے تھے، ہے نا۔ اب لڑائی کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں دونوں، تو لڑائی ہاتھوں پیروں کی نہیں ہوتی ہے، صرف زبان کی ہوتی تھی، قلم سے لڑتے تھے، ہے نا۔ وہ ہمیشہ اکبر الہ آبادی صاحب سر سید کے بارے میں لکھتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، حالانکہ سر سید نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ آگے لکھتے ہیں، 20ویں صدی کے نثر نگاروں میں طنز و مزاح کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ہے ان میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مرزا عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، ملا رموزی، کنہیا لال کپور، ابن انشا، شفیق الرحمان، آپ کے فکر تونسی اور مشتاق، یہاں لکھا ہے مشفق خواجہ، یوسف ناظم، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین وغیرہ معروف ہیں، یعنی یہ لوگ زیادہ فیمس ہیں۔ اتنے لوگ اور ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ دور میں اردو طنز و مزاح کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی ہے۔ یہ تو واقعی بہت اچھے طنز و مزاح نگار ہیں، ہے نا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، اب ہم بات کر لیتے ہیں کس کی، کنہیا لال کپور صاحب کی، جو کہ آپ کے 1910 میں پیدا ہوئے تھے اور 1980 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے، یہاں گورنمنٹ کالج موگا یعنی پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہو گئے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ اب یہاں تک کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے کہ بھائی لاہور میں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کر کے انگریزی کے استاد ہو گئے، اور پھر جب ہمارا ہندوستان اور پاکستان بٹ گیا، ہے نا، تو اس کے بعد وہ پنجاب میں چلے گئے اور موگا کا جو گورنمنٹ کالج تھا وہیں کیا ہو گئے، پرنسپل بن گئے، اور اس کے بعد ان کی وہیں وفات ہو گئی۔ وہ ہندوستان آنے سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بعض مضامین میں خاص طرح کے نثر اور شاعری کے علاوہ کئی عام انسانی رویوں کو طنز کا شکار بنایا تھا، یعنی انسان کے جو رویے رہتے ہیں ان سب کو کیا کرا تھا، انہوں نے طنز کا شکار بنایا تھا، ٹھیک ہے، اپنا نشانہ بنایا تھا۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی، طنز و مزاح ان کا خاص میدان تھا۔ اب پیروڈی لکھنے کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ کسی شاعر کا یا کسی بھی بڑی ہستی کا کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں اور اس پہ پھر باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک صنف ہوتی ہے پیروڈی۔ جب آپ لوگ پڑھیں گے آگے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ چلیے خیر آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کی کچھ کتابیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جیسے نو کے نشتر، بالوں پر، ٹھیک ہے، نرم گرم، گرد کارواں، ناز و خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشک،
ठीक है, चंग और रबाब, शीशा और तीशा, ठीक है, कॉमेडी शेख चिल्ली, इनकी मशहूर किताबें हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। अगर आपके पास फुर्सत हो तो रेख्ता उर्दू की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको वहाँ पे अपना लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो पढ़ लेंगे। मैं आपको रेख्ता का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लिखते हैं, कन्हैयालाल कपूर समाजी नामवरों की एक जानदार तस्वीर पेश करते हैं, जिनकी आप क्या करते हैं, देखिए जो समाजी नामवर लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या करते हैं, एक जानदार तस्वीर। अब जैसे गालिब है, गालिब उस दौर में जब इन्होंने ये लिखा है वो मर चुके थे। देखिए ये 1910 में पैदा हुए हैं, ठीक है, 1980 में मरे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 10 और 80 के बीच में ही ये चीज़ लिखी होगी। ठीक, और गालिब साहब को मरे हुए कितना वक्त हो गया था? गालिब साहब जब 1857 का गदर हुआ है उसके बाद मर गए थे, है ना। यानी उनकी एग्जैक्ट डेट जो है वो आई थिंक 1869 है, वो 1869 में उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक, तो अब बताइए कहाँ 1869 और कहाँ ये आपका 1910, है ना। तो अब गालिब बज़ाहिर जाके नहीं बैठ सकते जदीद शोराओं की महफिल में। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी सिर्फ एक ख्याली है कि इन्होंने ये ख्याल किया, ये इन्होंने तसव्वुर किया है कि ऐसा होगा अगर गालिब नए शोराओं से मिलेंगे तो। आई बात समझ में? तो लिखते हैं, जिनमें उनके एहतजाजी पहलू भी होते हैं, अपने तंज को आजमाने में वो किसी रवैयात के कायल नहीं होते, यानी कि कोई वो एक तरह से जो रवायात चलती चली आ रही वो उस चीज़ को नहीं रखते, वो अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। ठीक है, शायद इसीलिए उनके तंज़ो मज़ा में जरात और बेबाकी उनकी ख़ास पहचान है। यानी अब क्या है, क्योंकि जब वो किसी से लेते ही नहीं है, कोई कहते हैं ना, एक किसी दायरे में बंद के वो नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो भी वो तंज़ो मज़ा करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वो बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, आगे चलिए। लिखते हैं, उनके कई इंशाया बहुत मकबूल हुए हैं, जिनमें ब्रजबानो, घर याद आता है, जिंदाबाद, उर्दू अफसाना नवेसी के चंद नमूने, मकबूल आलिम फिल्म सीन, चार मंगोलों की दास्तान, ठीक है, चौपट राजा, सब्ज बाग और जानिशीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, आगे देखिए। लिखते हैं, इस किताब में कन्हैयालाल कपूर का जो मजमून शामिल है उसमें उन्होंने जदीद शायरी और ख़ास तौर पर आज़ाद शायरी को लतीफ़ तंज़ का निशाना बनाया है। यानी अब जो आज़ाद शायरी हो गई थी ना, जिसमें एक आ गया था कि वज़न, बहर, रदीफ़, काफ़िया, किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं करनी है ना। एक मिसरा इतना हो सकता है तो दूसरा इतना लंबा हो सकता है, तीसरा इतना हो जाएगा तो चौथा बस एक वर्ड का ही रह जाए। तो ये आज़ादी शायरी शुरू हो गई थी कि अब किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं बची थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को उन्होंने निशाना बनाया है। गालिब के साथ मजलिस में शरीक सभी शायर कन्हैयालाल कपूर के मशहूर और मोतबर हम असर हैं, मगर उन्होंने गालिब के ज़रिए उनकी शायरी में पोशीदा मज़ाहिया पहलू वाज़े करके पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जो कन्हैयालाल कपूर के हम असर शायर थे, हम असर यानी जिस दौर में कन्हैयालाल कपूर है उसी दौर में वो शायर भी हैं। ठीक है, तो वो शोरा क्या सोचते हैं, कैसी शायरी करते हैं, उसी चीज़ को उन्होंने लिया है और एक शायरी की महफिल को सजाया है, जिसमें गालिब को भी एज अ गेस्ट बुलाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई क्या रहता है मजलिस में, तो चलिए इसे भी पढ़ के देखते हैं। तो देखिए, अब इसमें बहुत सारे मुश्किल लफ्ज़ व मायने वगैरह दिए गए हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद होने चाहिए, अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए पूरे चैप्टर्स भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबक का खुलासा पढ़ेंगे कि ये सबक हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, ये लिखते हैं कि ये कन्हैयालाल कपूर का एक तंज़ या मजमून है, जिसमें उन्होंने गालिब जैसे उर्दू के बड़े शायर को जदीद शोरा की मजलिस में कलाम पढ़ते हुए दिखाया है। ये एक फ़र्ज़ी मुशायरा है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये फ़र्ज़ी है यानी ख्याल किया हुआ है ना, इमेजिनरी है पूरा ये। कन्हैयालाल के तसव्वुर में गालिब जन्नत से इस दुनिया में आकर जदीद शोरा की मजलिस में अपना कलाम सुनाते हैं। ठीक है, यानी अब उन्होंने भी क्या इसमें दिखाया कि वो जन्नत से यहाँ खुद तशरीफ़ लेके आए हैं।
تو لکھتے ہیں اس مشاعرے میں اردو کے جدید شعراء جیسے نون میم راشد، معراجی، تصدق حسین خالد، ٹھیک ہے، اندرجیت ورما، راجہ مہندی علی خان اور فیض احمد فیض کو پیش کیا گیا ہے، مگر پیروڈی کے روپ میں۔ کس میں؟ پیروڈی مطلب یہ ہوتا ہے ایک طرح سے مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں ان کے کلام کے ساتھ ان کے ناموں کی بھی پیروڈی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے کلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنا تخلص استعمال کیا ہے یا جو وہ نام ہے ان کا، تو اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، یعنی اس سے بھی کچھ نیا ایک مزاحیہ انداز میں پیش کر دینا، یہی اسے پیروڈی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے آگے، غالب دور جدید شعراء کی مجلس میں، ٹھیک ہے، پہنچے ہیں۔ اس مجلس کی صدارت نون میم راشد کرتے ہیں، صداقت نہیں صدارت ہوگا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہو گیا ہے، یہ صدارت ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون میم راشد صدارت کرتے ہیں اور غالب سب سے پہلے اپنا کلام سناتے ہیں۔ غالب اپنی غزل کا شعر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ساری چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ غالب کا شعر کیا ہے؟ دیکھیے کیا لکھا ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، یعنی کیونکہ اگر ہم خط لکھیں گے تو خط میں تمہارا نام آئے گا، ہے نا، اور ہم اسی نام کے کیا ہے؟ عاشق ہیں، اور ہمیں وہ نام بار بار لکھنا بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک، اس لیے اگر مطلب بھی نہیں ہے نا تب بھی ہم تمہیں خط لکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس خط میں تمہارا نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دوسرے مصرعے کو پہلے پڑھیں کہ ہم تمہارے نام کے عاشق ہیں، اس لیے چاہے مطلب ہو یا نہ ہو ہم تمہیں خط لکھتے رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ پھر جب ہم مکتوب الہ کی بات کریں گے تو وہاں ہم تمہارا نام ضرور لکھیں گے۔ شعراء یہ شعر سن کر ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو وہاں پہ اور باقی جدید شعراء موجود ہیں وہ اس شعر کو سن کے ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں مرزا، اب مرزا صاحب جو ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ شعر کچھ بمعنی سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں ہے، بیکار سا شعر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو معراجی صاحب ہیں کہتے ہیں دیکھیں نا مرزا، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر قربان حسین خالص جو ہیں وہ اس شعر کی پیروڈی کر کے اسے ایک آزاد نظم میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح غالب کے باقی اشعار کی بھی پیروڈی کی جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے یہ بات کہہ دی نا کہ بھائی اگر مطلب نہیں ہے تو آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں، اور جب اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو مطلب ہوگا، تو اس طرح سے اس کی پیروڈی کر دیتے ہیں، یعنی اس شعر کو چینج کر دیتے ہیں، کسی شعر کا ایک مصرع لے کے اس پہ دوسرا اپنا مصرع لگا دینا یا مصرعے کو اضافت کر دینا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں لکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے باقی جو اشعار ہیں ان کی بھی پیروڈی کی جاتی ہے۔ غالب کے بعد دوسرے شعراء اپنی نظمیں پڑھتے ہیں، یہ نظمیں ان کے شاعروں کی اصلی نظموں کی پیروڈی ہے، ٹھیک ہے، ان شاعروں کی جو اصلی نظمیں ہیں انہی کی وہ پیروڈی ہے، وہی وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ غالب ان کے کلام کو سن کر کہتے ہیں آپ کی نظمیں کم میرے فہم سے بلاتر ہیں، یعنی میری سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا، آپ کی جو نظمیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ نظمیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہے نا، فہم مطلب سمجھ، ٹھیک ہے۔ پھر قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے، اب آپ قافیہ اور ردیف کیوں ترک کر رہے ہیں یہ مت چھوڑیے، یہ تو شاعری کا ایک حسن ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کی بات سن کر رفیق احمد خوگر جو تھے وہ غالب کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ مغرب شعراء کا تیغ نہیں بلکہ ہماری طبیعت کا فطری ملان ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب میں بھی آزادی کا جویا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب کیا ہو گیا ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے زندگی میں ہر جگہ آزاد رہنا چاہتا ہے ویسے ہی شعر و شاعری بھی کسی بھی بندش میں قید نہیں رہ سکتے، اس لیے انہیں ردیف کی اور قافیہ کی قید سے ہمیں کیا کر دینا ہے؟ آزاد کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید کی روح ہے انقلاب کشمکش، یعنی اب جو اس کی روح ہے وہ انقلابی کشمکش میں، تحقیق میں، تجسس میں، اس کے علاوہ تعقل پرستی اور جد و جہد میں ہے، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں ماحول کی اس تبدیلیوں کا اثر ادب پر بھی ہوا ہے۔ غالب یہ سن کر نہایتی گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ رفیق احمد خوگر عبداللہ نگاہ اپنا کلام سنائے مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو سن کے کیا ہو رہے ہیں؟ اکتا رہے ہیں،
उनको लग रहा है भाई ये मैं कहाँ जहन्नुम में फंस गया हूँ, है ना। क्योंकि देखिए अपने दौर का एक कहते हैं ना एक शेवा होता है ना, एक दौर होता है कि हाँ भाई इसमें इसी तरह की हम शायरी देखते हैं, इसी तरह का एक ख़याल है ना। और जो जदीद शोरा थे उन्होंने गज़ल को तो छोड़ ही दिया था, गज़ल तो बहुत ही कम कही है जदीद शोराओं ने, ज़्यादातर नज़में कही हैं, है ना, वो भी कौन सी, आज़ाद नज़में, ठीक। तो उसमें वो चीज़ें क्या है, वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे अब पुराने ज़माने के जो गाने बजते हैं तो हमारे पेरेंट्स उन गानों को सुन के कहते हैं वाह क्या गाने, और अगर आज के गाने बजा दो उनके सामने तो वो क्या कहते हैं, क्या शोरगुल मचा रखा है, ये कोई गानों में गाने हैं, है ना। तो वही चीज़ है, उसी तरह से गालिब भी उठ के वहाँ से भाग गए, ठीक है। अब नफ्स मज़मून अगर आप देखें तो यही बताया गया है इसमें कि ज़िंदगी कैसे उतार चढ़ाव करती है और कैसे माहौल एकदम ही बदल जाता है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पे पेश किया गया। अब देखिए आपके यहाँ सवाल जवाब शुरू होते हैं। पहला सवाल लिखा है, गालिब ने पहले शेर कौन सा सुनाया और क्या कहकर उसका मजाक उड़ाया गया। तो गालिब ने पहला शेर ये सुनाया था, है ना, और सबने उनका मजाक बनाया था कि भाई अगर कोई मतलब ही नहीं है तो तुम शेर क्यों कहोगे, है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला लिखा है, नून मीम राशिद की नज़्म पर मेरा जी ने क्या तबसरा करा, ठीक है। तो मेरा जी ने क्या तबसरा करा था उनकी नज़्म में, तो देखिए लिखते हैं, नून मीम राशिद की नज़्म पर यह तबसरा किया था कि इस सदी की बेहतरीन नज़्म है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें अंगूठी भूत और दफ्तर तहजीब व तमद्दुन की मखसूस उलझनों की हामिल है, ठीक है। इसमें यानी सारी बातें मौजूद हैं। अगला लिखा है, डॉक्टर खालिस ने जदीद शोराओं की क्या खुसूसियत बताई थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई इनको रदीफ़ और काफ़ियों की ज़ंजीरों में क़ैद नहीं रखा जा सकता है, ये बहुत आज़ाद ख़याल हैं और इनके औसाफ भी उतने ही आज़ाद हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिक्रमजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया था उसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से था। तो उसका ताल्लुक़ गीत से था, ठीक है। ये सब एक ही ज़माने की हैं, गीत हो गई, नज़्म, गज़ल, तो ये सब शायरी का ही हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका अमली काम दिया गया है, अपने स्कूल में तमसीली मुशायरों का एहतमाम कीजिए, ये आपके टीचर करेंगे, ठीक है। इसमें जिन शायर देखिए यहाँ लिखा है ना, इस मज़मून में शामिल 5 शुराओं के असल नाम लिखिए। मेरा जी हैं, नून मीम राशिद हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, तसद्दुक़ हुसैन खालिद हैं, राजा मेहंदी अली ख़ान हैं, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ होता है फिनिश, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ज़रूरत में है और वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।